हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बाल स्टडी में। तो दोस्तों आज हम लोग इतिहास को वह शख्स के बारे में बात करने वाले हैं, वह महान व्यक्ति के बारे में बात करने वाले हैं जिनकी राष्ट्रवादी भावना से पूरा यूरोप महादेश में वो लोकप्रिय थे। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले वह शख्स जिनका नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट कोई खास सिंपल व्यक्ति नहीं थे। दोस्तों एक महान राष्ट्रवादी व्यक्ति थे और महान क्रांतिकारी व्यक्ति थे। दोस्तों इनके बारे में हम आपको बताने से पहले एक बात बता देना चाहते हैं कि दोस्तों इनका फैन हमारे भगत सिंह हुआ करते थे। दोस्तों इन्हीं का किताब पढ़ पढ़ के भगत सिंह भारत के क्रांतिकारी व्यक्ति बने थे। तो दोस्तों जानिए कि आज जब इतने बड़े क्रांतिकारी भगत सिंह इनका जब फैन हो सकते तो बताइए कितने बड़े लोकप्रिय व्यक्ति थे। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में नेपोलियन के बारे में। तो दोस्तों चलते हैं देखते हैं इस वीडियो में नेपोलियन के बारे में क्या इतिहास है। तो दोस्तों देखिए सबसे पहले नेपोलियन के बारे में इतिहास क्या है कि देखिए नेपोलियन एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। उन्होंने पूरे यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद का भावना का प्रसार किए थे। देखिए बोल रहा है कि नेपोलियन एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। राष्ट्रवादी कहने का मतलब वो होता है कि जो अपना देश से प्रेम करे, जो अपना देश से क्या करे दोस्तों, प्रेम करे। और क्या चीज़ बोल रहा है दोस्तों कि देखिए वे पूरे यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना को प्रसार किए थे। यानी पूरा यूरोप महादेश है ना, जहाँ राष्ट्रवाद की यानी लोगों को सिखाए थे कि देश से कैसे प्रेम किया जाता है। जैसे हम देखिए भगत सिंह हमारे देश में हम लोग को सिखाए ना कि देश से प्रेम करना चाहिए, अंग्रेजों को मार को भगाएं, ठीक उसी प्रकार से पूरा यूरोप महादेश में दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट ने यह काम किया था। यानी पूरा यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना, यानी कहने का मतलब देश से प्रेम करने की भावना नेपोलियन ने सिखाया। तो कौन सिखाया था दोस्तों? नेपोलियन। दोस्तों आगे क्या कह रहा है कि इनका जन्म 15 अगस्त 1769 ईस्वी को हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 15 अगस्त 1769 को। देखिए क्या चीज बोला आगे कि इनका पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट है। नेपोलियन का पूरा नाम दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट है। देखिए दोस्तों आगे क्या बोला है, इन्होंने 1799 में डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर प्रथम काउंसिल के रूप में 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बन गया। काची बोला कि 1799 में नेपोलियन का किया कि फ्रांस में डायरेक्टरी शासन लगा हुआ था। डायरेक्टरी शासन होता है दोस्तों कि दो को दल मिलकर एक शासन बनाता है जिसमें 5 मेंबर का एक शासन होता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टरी शासन। तो दोस्तों नेपोलियन का किया था कि फ्रांस में पहले डायरेक्टरी शासन चलता था, जब फ्रांस में राजा का शासन था तो उस टाइम डायरेक्टरी शासन चलता था। तो नेपोलियन का किया कि डायरेक्टरी शासन को 1799 में समाप्त कर दिया और 1804 में प्रथम काउंसिल बन गया। प्रथम काउंसिल बन गया यानी कहने का मतलब हुआ का राजा बन गया, फ्रांस के राजा, यानी नेपोलियन फ्रांस के राजा 1804 में बन गए। तो 1804 में क्या चुका कि फ्रांस के प्रथम काउंसिल बन गए और फ्रांस के काची के शासन पे अपना सत्ता जमा ले, अपना सत्ता को काच के लिए जमा ले। तो देखिए आगे क्या चीज बोला, शासक बन गया, यानी फ्रांस को शासक 1804 में बने। नेपोलियन फ्रांस के शासक कब बने? 1804 में। देखिए दोस्तों नेपोलियन फ्रांस के शासक 1804 में बने। इनका देखिए नियत गलत नहीं था, एक महान व्यक्ति थे, एक क्रांतिकारी व्यक्ति था और राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। दोस्तों ये फ्रांस के शासक इसलिए बने थे ताकि पूरा यूरोप महादेश में राष्ट्रवाद की भावना को काची कर सके, प्रचार कर सके। ये ना कि अपना स्वार्थ के लिए अपना यूरोप महादेश में शासन करना चाहते थे, चाहे फ्रांस में शासन करना चाहते थे, इसलिए फ्रांस का शासक बने थे। दोस्तों ये राष्ट्रवाद की भावना को प्रचार करने के लिए काची फ्रांस का शासक बने थे। तो दोस्तों नेपोलियन बोनापार्ट एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे, बहुत ही महान व्यक्ति थे और बहुत ही राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। देखिए दोस्तों क्या चीज बोला कि प्रथम काउंसिल के बनने से पूर्व ही नेपोलियन ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। यानी जब वो फ्रांस के राजा बनने से पहले ही क्या किया था कि ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। नेपोलियन किसको पराजित कर दिया था? ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। बोला ऑस्ट्रिया को पराजित कर इटली के एक बड़े भूभाग पर अधिकार कर लेता है। ऑस्ट्रिया देखिए दोस्तों काची था कि पहले 1804 से पहले इटली के कब्जा में था। किसके कब्जा में था? इटली के कब्जा में। तो ये कहा किया कि नेपोलियन राष्ट्रवादी भावना को प्रचार करने के लिए ऑस्ट्रिया को हराया। ऑस्ट्रिया को हराने के बाद इटली के एक बड़े भूभाग पे कब्जा कर लिया। यानी कहने का मतलब जो ऑस्ट्रिया इटली के कब्जा में था ना, उसको जीत लिया ऑस्ट्रिया को, और ऑस्ट्रिया को अपने हिसाब में ले लिया, अपने कब्जा में ले लिया और ऑस्ट्रिया को कच कर दिया, आज़ाद कर दिया, हुआ राष्ट्रवाद की भावना को फैला दिया। देखिए काची बोलता है आगे कि 1804 में नेपोलियन ने नेपोलियन संहिता के द्वारा जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए क्या होता है दोस्तों कि पहले क्या चीज़ चलता था राजा महाराजा के टाइम में कि राजा का जो बेटा होता था या राजा को जितना भी खानदान होता था ना, सबको एक विशेष अधिकार दिया जाता था। तो वही नेपोलियन जब फ्रांस का शासक बना 1804 में, तो 1804 में ही एक नियम लाया नेपोलियन संहिता, जिसका नाम है क्या चीज़? नेपोलियन संहिता। तो इस नियम के तहत उन्होंने क्या किया कि जन्मजात विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। जन्मजात विशेषाधिकार को क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। और देखिए आगे क्या चीज बोला है कि नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेंट गणराज या सिसलेपाइन गणराज, देखिए यहाँ पे सिसलेपाइन गणराज की स्थापना की, गणराज की काची की स्थापना की। तो देखिए नेपोलियन कहाँ? इटली में बोले ना कि ऑस्ट्रिया को हराया था तो इटली के बड़े भाग पे कब्जा कर लिया था। तो इटली में नेपोलियन क्या किया कि ट्रांसपेडेंट गणराज या सिसलेपाइन गणराज की स्थापना किया। किस लिए किया था? तो राष्ट्रवादी भावना को प्रचार करने के लिए, ठीक दोस्तों।
अगला देखिए बोल रहा है जबकि जर्मनी में रायन राज संघ की स्थापना की, यानी देखिए नेपोलियन है जो जर्मनी में भी राष्ट्रवादी भावनाओं को फैलाना चाहते थे, जर्मनी को भी क्या चीज करना चाहते थे कि राजा से मुक्ति दिलाना चाहते, जो निरंकुश राजा थे ना उनसे क्या चीज मुक्ति दिलाना चाहते थे, जिसके चलते देखिए वो जर्मनी में भी रायन राज संघ की क्या की स्थापना की, क्या की स्थापना। देखिए अंत में बोल रहा है कि 1815 ईस्वी में 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध हुआ। देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से एक पूछ सकता है कि वाटरलू युद्ध कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। कब हुआ था, 1815 ईस्वी में। बोला कि अंत में 1815 ईस्वी में वाटरलू युद्ध हुआ जिसमें नेपोलियन को ऑस्ट्रिया, जर्मनी, प्रसा और ब्रिटेन और रूस ने मिलकर नेपोलियन को पराजित कर दिया। देखिए दोस्तों क्या चीज़ बोला कि 1815 में वाटरलू युद्ध हुआ जिसमें देखो नेपोलियन को हराने के लिए देखिए ऑस्ट्रिया मिल गया, आपका देखिए जर्मनी मिल गया, प्रसा मिल गया, आपको ब्रिटेन मिल गया और रूस। ये देखिए 5 देश मिलकर नेपोलियन को हराना चाहा। इसका मतलब देखिए कहने का मतलब हो गया दोस्तों कि देखिए 100 चूहा मिलकर एक शेर को हराने के फेरा में लग गया दोस्तों, 100 चूहा मिलकर एक शेर को हराने के फेरा में लग गया। देखिए नेपोलियन एक शेर टाइप का व्यक्ति था, वो मतलब बहुत अच्छा व्यक्ति थे और एक बहुत ही मतलब शक्तिशाली व्यक्ति थे। तो देखिए शेर को हराने के लिए देखिए यहाँ पे 100 चूहा मिल गया। कितना मिल गया, 100 चूहे ने मिलकर एक शेर को हरा दिया। तो देखिए वही कहावत बैठता है दोस्तों कि 100 चूहों ने मिलकर एक शेर का शिकार किया। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 1815 में वाटरलू युद्ध हुआ। उसमें क्या हुआ कि नेपोलियन जो था, जो महान व्यक्ति थे नेपोलियन, उनको काची हराने के लिए देखिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, प्रसा, ब्रिटेन और रूस ने मिलकर नेपोलियन को काच कर दिया, हरा दिया, यानी पराजित कर दिया। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पराजित कर दिया। और उसे पराजित करने वाले देश ने, यानी जो नेपोलियन को जो देश पराजित किया था ना, उन देशों ने मिलकर क्या किया कि अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है, अटलांटिक महासागर में क्या चाहिए, द्वीप है। देखिए अटलांटिक महासागर जो हम लोग को दूसरा बड़ा महासागर है ना, तो अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है। द्वीप का मतलब होता है कि जो चारों ओर पानी से घिरा हो, जो चारों ओर क्या चीज़ घिरा हो, पानी से, तो उसको द्वीप कहते हैं। तो देखिए दोस्तों क्या हुआ कि 1815 में नेपोलियन हार गया। तो नेपोलियन को जो हराने वाला देश था ना, हराने वाला देश क्या किया कि नेपोलियन को अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है जिसका नाम है सेंट हेलेना। तो सेंट हेलेना में ले जाकर क्या किया कि नेपोलियन को बंदी बना दिया, और 6 साल तक ले नेपोलियन को क्या किया, उन लोगों ने बंदी बना के रखा। और अंत में क्या हुआ कि 5 मई 1821 को नेपोलियन को उन लोग क्या चाहिए कि विष दे दिया, नेपोलियन को क्या चीज दे दिया, विष देकर और नेपोलियन के मौत की घाट उतार दिया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे एक महान राष्ट्रवादी व्यक्ति जिनका नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, वो क्या हो गए, शहीद हो गए दोस्तों, क्या हो गए, शहीद हो गए। दोस्तों जो व्यक्ति महान होते, जो राष्ट्रवादी होते, उनको हम लोग मौत के घाट नहीं बल्कि हम लोग उसको शहीद बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, शहीद। तो देखिए इस प्रकार से हमारा जो नेता, पूरा यूरोप महादेश का जो नेता था, जो अभिनेता था, जो सबका लोकप्रिय था दोस्तों, तो देखिए क्या हुआ कि 20 का घोट पीकर क्या हो गया, शहीद हो गए। तो देखिए पूरा यूरोप महादेश का एक महान अभिनेता का शहीद हो गया, क्या हो गया, शहीद हो गया। तो दोस्तों देखिए आपका मैट्रिक में भी हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। देखिए इसमें मैट्रिक में आपका ऑब्जेक्टिव इससे बहुत सारा बनता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में आपका सबसे पहला क्या चीज बनेगा कि नेपोलियन कैसा व्यक्ति थे। तो नेपोलियन एक राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। कैसा व्यक्ति थे, राष्ट्रवादी व्यक्ति थे। अगला देखिए ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा कि नेपोलियन का पूरा नाम क्या था। तो नेपोलियन का पूरा नाम नेपोलियन बोनापार्ट था। आपसे अगला पूछा कि नेपोलियन ने डायरेक्टरी का शासन समाप्त कब किया था। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1799। इसका उत्तर हो जाएगा कब, 1799। अगला देखिए दोस्तों पूछेगा आपसे क्वेश्चन कि नेपोलियन प्रथम कौंसल कब बना था। दोस्तों इसका उत्तर आप लोग कमेंट में हमको बताइएगा, इसका उत्तर कि नेपोलियन प्रथम कौंसल कब बना था। दोस्तों ऐसे इसमें लिखा हुआ है, पर आप लोग अगर जानते होंगे तो इसको, अगर पहले से आप लोग जानते होंगे तो इसका उत्तर आप कमेंट में हमको जरूर बताइएगा। तो दोस्तों इसको हम छोड़ देते हैं आप लोग के लिए होमवर्क के लिए, ठीक। अगला देखिए क्वेश्चन है, अगला आपका ऑब्जेक्टिव क्या बनेगा कि नेपोलियन प्रथम कौंसल बनने से पूर्व किस देश को हराया था। तो देखिए दोस्तों नेपोलियन प्रथम कौंसल बनने से पहले ऑस्ट्रिया को हराया था। किसको हराया था, ऑस्ट्रिया को। जहाँ का मेटरनिक था ना, बताया था ना पिछला वीडियो में कि मेटरनिक एक बहुत ही निरंकुश शासक था। तो ये देश ऑस्ट्रिया का ही जो मेटरनिक था, ऑस्ट्रिया का ही शासक था। कहाँ का था, शासक। तो वही मेटरनिक का जो देश था ना ऑस्ट्रिया, उसी को नेपोलियन का किया था, प्रथम कौंसल बनने से पहले हरा दिया था। यानी 1804 में क्या किया था, हरा दिया था। 1804 से पहले। देखिए अगला क्या चीज पूछेगा ऑब्जेक्टिव आपसे कि नेपोलियन ने इटली में कौन सा गणराज्य का स्थापना किया था। नेपोलियन ने इटली में कौन सा गणराज्य का स्थापना किया था। तो नेपोलियन ने इटली में ट्रांसपेडेंट गणराज्य का स्थापना किया था। देखिए दोस्तों ट्रांसपेडेंट गणराज्य का एक और नाम है जिसको हम लोग सिसले पायन भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, सिसले पायन। तो देखिए ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि सिसले पायन गणराज्य की स्थापना किसने किया था। सिसले पायन गणराज्य की स्थापना किसने किया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेपोलियन। कौन हो जाएगा, नेपोलियन। अगला आपसे पूछेगा कि जर्मनी में रायन राज संघ की स्थापना किसने किया था। तो इसका भी उत्तर हो जाएगा दोस्तों नेपोलियन। कौन हो जाएगा, नेपोलियन। नहीं तो ऐसे ऑब्जेक्टिव घुमा के पूछ सकता है कि जर्मनी में रायन राज संघ की स्थापना किसने किया था, तो नेपोलियन। या फिर पूछेगा कि रायन राज संघ की स्थापना नेपोलियन कहाँ किए थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा जर्मनी। कहाँ हो जाएगा, जर्मनी। अगला देखिए आपसे ऑब्जेक्टिव अगला बन रहा है
कि वाटरलू का युद्ध कब हुआ था, वाटरलू का युद्ध कब हुआ था। तो वाटरलू का युद्ध 1815 ईस्वी में हुआ था, 1815 में। देखिए इससे एक ऑब्जेक्टिव और बन रहा है कि वाटरलू का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था, किसके किसके बीच लड़ा गया। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस और देखिए पांचों देश के बीच में। पांचों देश कौन सा है, तो देखिए ऑस्ट्रिया, जर्मनी, प्रसा, ब्रिटेन और रूस। ऑस्ट्रिया, जर्मनी, प्रसा, ब्रिटेन और रूस। तो वही पूछा कि वाटरलू युद्ध किसके किसके बीच हुआ था, तो वही बोलिएगा फ्रांस और ऑस्ट्रिया, जर्मनी, प्रसा, ब्रिटेन और रूस के बीच में। कहा है फ्रांस, कहा है कि जो नेपोलियन था फ्रांस का शासक था ना। अब अगला देखिए इससे ऑब्जेक्टिव आपका क्या बनेगा कि वाटरलू युद्ध में किसकी पराजय हुई, वाटरलू युद्ध में किसकी पराजय हुई। तो वाटरलू युद्ध में फ्रांस की पराजय हुई, यानी नेपोलियन की पराजय हुई। किसकी, नेपोलियन की। काहे कि देखिए फ्रांस का जो शासक था नेपोलियन था, तो वाटरलू युद्ध में नेपोलियन हार गया था, यानी फ्रांस हार गया था। कौन हार गया था दोस्तों, फ्रांस। तो ये आपसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि वाटरलू युद्ध में किसकी पराजय हुई, तो किसको गई थी, फ्रांस के, यानी नेपोलियन की, यानी नेपोलियन की। अब देखिए आपसे अगला पूछेगा कि सेंट हेलेना द्वीप कौन सा महासागर में, सेंट हेलेना द्वीप कौन सी महासागर में। तो इसका उत्तर हो जाएगा अटलांटिक महासागर में। कौन सा महासागर में, अटलांटिक। अब देखिए अगला ऑब्जेक्टिव आपसे बनेगा कि नेपोलियन को पराजित करने वाले देश, नेपोलियन को पराजित करने वाले देश कितनों दिनों तक बंदी बना कर रखा था। देखिए दोस्तों उसको नेपोलियन को पराजित करने वाले देश 6 वर्षों तक बंदी बना कर रखा था। कितना वर्ष तक, 6 वर्ष तक ले। अगला ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि नेपोलियन की मृत्यु कब हुई या नेपोलियन कब शहीद हुए। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 5 मई 1821 ईस्वी को, 5 मई 1821 ईस्वी को। देखिए दोस्तों पूछ रहा है कि नेपोलियन की मृत्यु कैसे हुई थी। तो दोस्तों नेपोलियन की मृत्यु 20 देकर किया गया था। कैसे किया गया था, 20 देकर। तो ऑब्जेक्टिव आपसे ये पूछेगा कि नेपोलियन की मृत्यु कैसे हुई थी, तो आप लोग बोलिएगा कि 20 देकर। कैसे, 20। तो देखिए दोस्तों ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन। देखिए आपका सब्जेक्टिव इससे बनेगा और 2 नंबर में भी बन सकता है, ठीक। तो देखिए सब्जेक्टिव में सबसे बड़ी पूछेगा आपसे कि नेपोलियन की व्याख्या कीजिए, या फिर पूछेगा कि यूरोपीय इतिहास में नेपोलियन की क्या भूमिका थी ये लिखिए, या तो फिर आपसे पूछेगा कि नेपोलियन के राष्ट्रवाद के प्रसार में क्या योगदान था, राष्ट्रवाद के प्रसार में क्या योगदान था ये लिखिए, या तो फिर आपसे पूछेगा कि नेपोलियन के इतिहास के बारे में लिखिए, नेपोलियन के इतिहास के बारे में। जितना भी टाइप से क्वेश्चन पूछे सबका आंसर दोस्तों यही होगा, सबका आंसर यही होगा। तो दोस्तों जो बोर्ड पे लिखा हुआ आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सही से। और जो बोर्ड पे लिखा वही आप जैसे भी क्वेश्चन पूछे सबका उत्तर आप यही लिख दीजिए, सबका उत्तर यही लिख दिए, काहे कि देखिए एंटीबायोटिक है, ठीक है दोस्तों। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पे आपको अच्छा लगा है। और दोस्तों एक आपका होमवर्क देते हैं कि नेपोलियन, देखिए जो नेपोलियन फ्रांस का राजा बना था, तो फ्रांस के सम्राट बनने से पहले नेपोलियन कौन कौन से देश के राजदूत बने थे, कौन कौन से देश के राजदूत बने थे। तो दोस्तों इसका कमेंट में आप लोग उत्तर जरूर बताइएगा। तो तब तक लिए दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो थैंक यू दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।